हे एवरीवन, वापस से हमारी मुलाकात हो रही है यादगार सीरीज को लेकर, जिसमें हमने शुरू किया था अपना पहला यूनिट ऑफ ट्वेल्थ क्लास, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें आने वाला भी पहला 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 चैप्टर हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की अब केवल कुछ मुलाकातें रह गई हैं। कल किसी कारणवश हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो जो कल का शेड्यूल था हमारा, उसे हम आगे, यानी कि वैसे हमारे दिन वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, बट बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस कल जो कंडक्ट नहीं हो पाया था, उसे हम आने वाले कल यानी कि मंडे के दिन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कल भी हमारी मुलाकात होनी है और अपने इस सफ़र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑल राइट, सो क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली अभी हम? देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे सामने ये जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक है। आप में से जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारा जेई प्लैनेट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, कर लो यार। जो पहली बार बैठे हैं वो भी कर लीजिए। इससे होगा क्या, इस पूरे इंटरेक्शन के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मिल जाया करेंगे। डीपीपीज जो मैं आपको देता हूँ वो वहीं मिला करेंगी। स्टडी मटेरियल जो हम आपको प्रोवाइड करने की प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, मिल ही रही हैं। इनफैक्ट ना किया हो तो अब तक ज्वाइन कर लेना। चलो, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताना। पिछली मुलाकात में मैंने देखा था कि काफ़ी बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे थे। शायद आप ही लोगों ने बताया होगा कि भाई यादगार सीरीज शुरू हो चुकी है जेई प्लैनेट पे, पर उन बच्चों को जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक नहीं पता था। और स्पेशली क्योंकि बच्चे शुरू से नहीं जुड़े हुए थे, तो वो लेक्चर के स्टार्ट में जो मैंने बताया उसको देख भी नहीं पाए। तो अगर आपके पास आपसे कोई पूछे, आपको दिखे कि कोई कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहा है, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि सबकी हेल्प कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। एनीवेज यार, यूट्यूब पे जो हम पढ़ रहे होते हैं और जो मैं अनअकैडमी स्पेशल पर तुम लोगों के लिए फ्री लाइव सेशंस रखने वाला हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक दो सेपरेट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। देखो है क्या यार, अनअकैडमी प्लस पे ना आपको अलग अलग इंडिविजुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, आइकॉनिक पे अलग अलग, अक्सर मैं आपको ये बताता रहता हूँ। पर आज यार बड़ी ना एक मुद्दे की बात करने आया हूँ मैं। मुद्दा ये है कि होता क्या है ना, अपने एक्सपीरियंस से, अपने इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे ये पता है कि बच्चे कौन सी गलती करते हैं। मैं वो आपके सामने रख सकता हूँ कि बॉस ये वाली गलती नहीं करना। मुझे ये पता है कि एक एक बहुत अच्छा फ्रैक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन सवालों को बहुत लंबे तरीके से करते हैं, लेकिन फिजिक्स एक अपने आप में एनालिटिकल सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स बाय दो तरीके भी मैंने आपको सिखाने शुरू कर दिए कि भाई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिखा होगा, पिछली मुलाकात में भी हमने डिस्कस किए थे, है ना। मुझे ये पता है कि बच्चे कब लूप से बाहर जाने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे वन शॉट सेशंस दूंगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन दूंगा, जिससे आप लूप में रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहेगी, तो हम अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। लेकिन यार, इस सब डिलीवरी के बाद भी, इतना सब बताने और सिखाने के बाद भी, हर बच्चे में एज एन इंडिविजुअल आई बिलीव वो अलग अलग परेशानियों को फेस करता है। मुझे लगता है कि हर बच्चा जो है, उसकी समस्या एक अलग प्रकार की होती है और उसका सोल्यूशन भी ना एक अलग ही होता है। तो जब प्रॉब्लम अलग है तो सोल्यूशन भी अलग होगा। जब लॉक अलग है तो उसकी की, उसका ताला अलग है, तो हर ताले की अलग चाबी होती है ना यार। तो इसी तरीके से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग होता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं तो फील फ्री टू कनेक्ट, हम लोग आप लोगों के लिए ही हैं। तो आप बिल्कुल अनअकैडमी स्पेशल पे भी आइए। वैसे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं, करते ही आए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर और भी पर्सनली बात करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी ऐप पे आके मैसेज भी कर सकते हैं, अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, रुकना नहीं है बिल्कुल, और डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए तुमको। जब डर लगे तो याद रखना कि कोई है जो तुमको बार बार कह रहा है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को फेस करो, कोई भी समस्या सी फील हो तो डायरेक्टली आके डिस्कस जरूर करना। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द डेज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक, मैं देख पा रहा हूँ कि कोरोना के ये जो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है कोरोना के कारण अपनी पढ़ाई में, इससे यार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है हमारे टेम्परामेंट को, हमारी कॉन्टिन्यूटी को, हमारी अकेडमिक प्रिपरेशन को, हमारी मेंटल हेल्थ को। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम जिस फेज़ में हैं, हम तब मेंटली हेल्दी रहते हैं व्हेन वी कीप प्रैक्टिसिंग। जब हम काम करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना, तब हम हेल्दी फील करते हैं। लेकिन जब अचानक से ब्रेक लग जाए काम में, तो डेफिनेटली हम हेल्दी फील नहीं कर पाते, है ना। तो मुझे लगता है कि यार
ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, डिसकंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम हो या किसी और प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, बेझिझक आके इंटरैक्ट कीजिए, फील फ्री टू कनेक्ट। आप अनअकैडमी ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स पे तो बताते ही रहते हैं, अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कनेक्ट किया हुआ है मुझे बच्चों ने, तो कहीं से भी जैसे भी आप कनेक्ट करेंगे आई विल बी रिप्लाइंग टू यू। मैं आपके पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देर सवेर, कभी ऐसा भी हो जाता है कि लेक्चर्स में बिजी हैं तो बच्चों का रिप्लाई नहीं कर पाए, तो इसीलिए मैंने कहा कि अनअकैडमी ऐप पर अगर आप मैसेज करोगे तो मैं रिलेटिवली ज़्यादा फ्री हूँ, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा। तो अपनी प्रॉब्लम से डरना नहीं है ना, और हम डिस्कस कर सकते हैं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस पे जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना अगर आप चाहो इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए, तो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हो PHYMAY फिजिक्स माया, और सेम आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहीं आप आइकॉनिक के लिए भी देखना चाहें तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग 12th एस्पिरेंट्स हैं, है ना। यादगार सीरीज हमने डेडिकेट ही मोस्टली 12th एस्पिरेंट्स को की है, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप ईयर में भी हैं, जो ड्रॉप ईयर प्लान कर रहे हैं, जो अभी 12th बोर्ड अपीयरिंग हैं इस साल देने वाले थे, और जो ड्रॉप ईयर प्लान कर रहे हैं वो भी इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और हमारे बैच के अलावा एम 2022 के अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छे बैचेस हैं, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड एक्सेस वाला जो बेनिफिट है ना, वो यहाँ पिक्चर में आता है कि यार आपने एक बैच तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसके अलावा भी आपको देश भर के इतने सारे अच्छे टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल रहा है। सी टीचर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, है ना। इट्स जस्ट दैट कि एक एज अ स्टूडेंट हमारी कंपैटिबिलिटी किसके साथ बहुत बढ़िया बनती है, ठीक है ना। सो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड एक्सेस वाला जो पार्ट है वो मैं बस समझा रहा था आप लोगों को कि भाई जब आप आते हैं प्लेटफॉर्म पे तो आप एक बैच को भी मद्देनज़र रखते हुए अगर आते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट टाइप के बैचेस के एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी टेस्ट और क्विजेज हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेक्चर देखिए, परेशान मत होइए यार, इस टाइम में ना, ये जो बीच में गैप मिला है इसमें परेशान मत होइए। क्विजेज हैं, क्विज देखिए, क्विज खेलिए, टेस्ट दीजिए, अपना असेसमेंट लीजिए, डिमोटिवेट मत होइए। देखिए आपकी वीकनेस क्या है, डिस्कस कीजिए हमसे कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। ये बात बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है ना। पढ़ाई हम आगे करते जा रहे हैं, पढ़ाई आगे चलती भी रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमारी चीज़ों को संजो के आगे चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जितना कुछ पढ़ा है, जितनी कुछ मेहनत की है, उसको इकट्ठा करके आगे चलना इंपॉर्टेंट है, और अपग्रेड होते रहना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नए नए तौर तरीके से पढ़ाई करना, नए नए एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ने के कई तरीके देखना, अलग अलग किताबें पढ़ना, अपना ये जो टाइम है ये अलग अलग बुक्स पढ़ने में स्पेंड करना यार, ठीक है। डोंट वेस्ट इट, इनफैक्ट टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड योर सेल्फ। अपने स्किल्स पे काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, अकेडमिकली खुद को और साउंड बनाने की कोशिश करो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, है ना, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत करो, गेमिंग बहुत ज़्यादा मत करो, है ना। थोड़ा बहुत इंडोर, थोड़ा बहुत आउटडोर स्पोर्ट खेलने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, घर में ही अगर रहना भी है, हल्का फुल्का बाहर निकल कर टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, है ना। इन सब चीज़ों का, घर के अंदर टेबल टेनिस अगर खेल सकते हो वो खेलो। अपना ध्यान रखो, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को मेंटेन करके रखो। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ परेशानी देती है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अस। ऑल राइट। सो हमारी पिछली मुलाकात में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक ही कंटिन्यू किया था, जिसमें हम पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला फेज था। आज के इंटरेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ही कंटिन्यू करेंगे, और अगली मुलाकात से गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, फिर एनसीईआरटी डिस्कशन और चैप्टर खत्म। होपफुली ये चैप्टर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। टॉपिक्स भी हमने साथ में कंप्लीट किए हैं, बीच में मैंने होमवर्क भी दिए हैं, और एनसीईआरटी के सारे A to Z एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सब सॉल्व करवाऊंगा। हमने ये सीखा था कि यार इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जैक्टली क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे हों, ठीक है। और इनफैक्ट हमने ये देखा था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होंगे ना अगर, तो यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक लीनियर डिपेंडेंसी शो करने वाला कॉन्सेप्ट है, एक लीनियर कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज टेक्निक आप लगा सकते हो। तो पिछली मुलाकात में हमने ऐसे सवाल भी देखे थे बेटा, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था यार, और ऐसे भी सवाल देखे थे जिनमें हमने ब्रेकिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास भी देखा था। सो कॉम्बिनेशन भी देखा था और ब्रेकिंग भी देखा था, जरा देख लेते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, और हमने देखा था कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने होमवर्क दिया था, पूछूंगा दोबारा आप लोगों से, ठीक है, जब एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे होंगे लाइव। इसके अलावा
मैंने आपको समझाया था एक्सियल लाइन क्या होती है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। और एक छोटी सी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, ये नोटेशन ही सही मगर दो चार्जेस के बीच की दूरी को कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए या फॉर्मूले को सिंपली याद करने के लिए 2a की फॉर्म में लिखना प्रेफर करते हैं। तो क्या वो सिंप्लीफिकेशन होती है, कैसे फॉर्मूले होते हैं, आज हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा इक्वेटोरियल लाइन जो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होती है और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, उसके एक्सिस पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, वहाँ पे हमको क्या निकालना है, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इसकी कर लेता हूँ मैं कार्बन कॉपी, और कार्बन कॉपी करने के बाद मैं सबसे पहले इस वाले पोर्शन को उठा के थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करता हूँ, और ये एक्सियल को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ बेटा इक्वेटोरियल से, इक्वेटोरियल से। ठीक है, सो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो टास्क हैं हमारे आज के, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में कई बार रिपीट होती है, तो आइए हम इसे करेंगे भी उस अंदाज से। तो याद है ना तुमको एक्सियल लाइन क्या होती थी यार, आपने कहा कि सर एक पहले तो एक लाइन कंसिडर कर लीजिए, पहले तो एक लाइन कंसिडर कर लीजिए, और आप कहना चाहते हैं सर कि ये आपकी एक्सियल लाइन है। ये क्या है, एक एक्सियल लाइन है, इसका मतलब जो डाइपोल है उसके दोनों चार्जेस यहीं पर हैं। आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, दिस इज माय प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर ये है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज। एंड दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा, दोनों के बीच की जो दूरी है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने ले ली है कि कितनी होनी चाहिए, 2a होनी चाहिए। दोनों के बीच की यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 2a है, ठीक है। और सेंटर ऑफ डाइपोल जो है वो ये रहा O, और इस सेंटर ऑफ डाइपोल से, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से R दूरी पर, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से R दूरी पर देयर इज अ पॉइंट P। ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट है P, ठीक है, दिस इज पॉइंट P, जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालना चाहते हो। और यार ये दूरी है R, ये दूरी है R, अगर सेंटर ऑफ डाइपोल से दूरी है R एंड दिस इज द एक्सियल लाइन इंडीड, ये क्या है अपने आप में, एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन है। और आप बोलेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ना ये दूरी 2a है, तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई a, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई a। और आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बता दी बॉस हमने, नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये सारी चीजें हो गई। सिस्टम को समझो पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम बनाया, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी बनाई, सभी डिस्टेंसेस को मेजर किया, एक्सेस को एक्सटेंड किया, नामकरण किया एक्सियल लाइन। बोला कि यार सेंटर ऑफ डाइपोल से R दूरी पर देयर इज अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना चाहते हो यार। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये सवाल है हमारे मन में। तो हम ये कहेंगे, और आज यही दो डेरिवेशन करेंगे, आज यही दो डेरिवेशन करेंगे, इन्हीं को ढंग से समझेंगे, बार 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 करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, जब तक दोनों जगह ना बैठ जाए, दिमाग में भी और दिल में भी। ठीक है जी। सो हम ये कहेंगे कि मान लेते हैं हमने इनका कर दिया नामकरण, हमने कहा कि ये m वाला चार्ज है, ये n वाला चार्ज है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी, और क्योंकि ये करीब है, क्योंकि ये करीब है तो ये डोमिनेटिंग होगा। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा वाला चार्ज, n वाला चार्ज, ड्यू टू n वाला चार्ज, ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होती है, उससे दूर होती है, ठीक है। तो इससे किधर की तरफ आएगी भाई,
दूर की तरफ आ जाएगी, और दूर की तरफ तो आएगी मगर कमजोर आएगी, वीक आएगी, क्योंकि चार्ज डिस्टेंस पे पड़ा है। जिससे दूरी ज्यादा उसका इंपैक्ट कम। तो आपने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे नजर आई एम वाले चार्ज की वजह से, एम वाले चार्ज की वजह से। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो हियर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे नेट नजर आएगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे नेट नजर आएगी, वो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एम वाले चार्ज की वजह से प्लस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एन वाले चार्ज की वजह से आएगी। नाउ एम वाला चार्ज यानी कि ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, इससे टोटल दूरी कितनी है? आप कहेंगे यहां से यहां तक आर है, ये वाली दूरी पिंक वाली दूरी आर है, ये वाली दूरी येलो वाली दूरी ए है। तो एम से टोटल दूरी कितनी है बेटा? आर प्लस ए। आप बोलेंगे ये आ जाएगा के मॉड क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर आई? अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो उससे ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। तो आप बोलेंगे माइनस पी कैप, माइनस पी कैप। कैप का मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग से लिख दिया, डायरेक्शन अलग से लिख दी। फिर देखिए वेक्टर लिखने के लिए मैग्नीट्यूड अलग से लिख देंगे, डायरेक्शन अलग से लिख देंगे। अब यार जब मैग्नीट्यूड लिखना है एन वाले चार्ज की वजह से, तो दूरी भी तो एन वाले चार्ज की वजह से ही लोगे। कितनी लोगे? आप कहोगे सर सेंटर से ये पिंक वाली दूरी आर है, पिंक कलर से जो मैंने मेंशन की है, ये वाली दूरी ए है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई बेटा? आर माइनस ए, आर माइनस ए और इसका स्क्वायर। इसीलिए मैं अलग अलग कलर का यूज कर रहा हूं ताकि आप डिस्टेंसेस में कंफ्यूज ना हो। एंड इट इज के मॉड क्यू सोर्स चार्ज डिवाइड में सोर्स से पॉइंट की दूरी, और एन वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है। तो आपने बोला पी कैप है, आपने बोला पी कैप है। और क्या बात कर सकते हो सर? अब देखो ये दो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, और इसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी टर्म छोटी है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो टर्म छोटी है। दिस इज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, दिस इज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है। इट विल बी हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड, इट विल बी हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, पहले एक बार इसको पूरा करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद वापस से अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो मुझे लगता है यहां तक फंडा क्लियर है। अब दो ऑपोजिट वेक्टर्स है तो इसे कैसे लिखेंगे? बड़ा माइनस छोटा बड़े वाले की डायरेक्शन में, बड़ा माइनस छोटा बड़े वाले की डायरेक्शन में। तो आप बोलेंगे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे नेट निकल कर आ रही है, आप उसको बोलेंगे बड़ा माइनस छोटा बड़े वाले की डायरेक्शन में। सो के मॉड क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के मॉड क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड बड़े वाले की डायरेक्शन में यानी पी कैप, बड़ा माइनस छोटा बड़े वाले की डायरेक्शन। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? के मॉड क्यू आप कॉमन ले सकते हैं, ये एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा बेटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर, और बाहर की डायरेक्शन ऐसी की ऐसे। ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लीजिए। एक ही स्टेप में मैंने के मॉड क्यू भी कॉमन ले लिया और उसके बाद एलसीएम भी ले लिया। अब आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो ये के मॉड क्यू एंड इट इज 4ab 4ra, के मॉड क्यू एंड इट इज 4ra एंड इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इट इज पी कैप, इट इज पी कैप। आपने नोटिस किया होगा शायद शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने हेडिंग में डाला था, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि डाइपोल में चार्जेस के जो बीच की दूरी है वो आर दूरी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। मतलब आप ये बोलेंगे फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल वी कैन सिंपली से कि 2a is less than r, so r square minus a square is approximately equal to r square only. It is approximately equal to r square only. तो आप बोलोगे therefore जो इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे नेट निकल कर आएगा that vector that will be equal to k mod q and it is 4
भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में निगलेक्शन नहीं होती, वो हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही होती है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दिया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप आर स्क्वायर बोल सकते थे, एंड इट इज पी कैप। तो देखो डिनोमिनेटर में निकल कर आ जाएगी आर की पावर 4 और न्यूमरेटर में आ जाएगी आर की पावर 1, तो डिनोमिनेटर में आर की पावर 3 बचेगी ना यार। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जो नेट निकल कर आएगा, जो नेट निकल कर आएगा वो आएगा के, आर तो आर से जा चुका है, एक 2 इनफैक्ट आप बाहर निकाल लीजिए, इस 4 में से एक 2 बाहर निकाल लीजिए, ये बचा के, साथ में ब्रैकेट के अंदर बचा मॉड क्यू और एक 2 को अंदर रहने दीजिए 2a, मॉड क्यू इंटू 2a, ये आ गया पी कैप, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा आर क्यूब। जरा ध्यान से देखो, आर की पावर 4 आर की पावर सिंगल से काटी तो डिनोमिनेटर में बचा आर की पावर 3 यानी कि आर क्यूब। ये जो 4 था इसे 2 इंटू 2 में ब्रेक किया, एक 2 बाहर चला गया, एक 2 अंदर छोड़ दिया। क्यों किया सर ऐसा? क्योंकि Q इंटू 2a, Q इंटू 2a कल हमने सीखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो आपने बोला ट्वाइस ऑफ k एंड इट इज Q इंटू 2a कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और साथ में उसकी डायरेक्शन डिवाइडेड में आर क्यूब, डिवाइडेड में आर क्यूब। और ध्यान से देखने पे समझ में आया, ये आ गया 2k, डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा वेक्टर आ जाएगा, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा का पूरा वेक्टर आ जाएगा, डिवाइडेड में आर क्यूब, डिवाइडेड में आर क्यूब। देयरफॉर कंक्लूजन आप क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर यू कैन सिंपली से कि कंक्लूजन ये निकला सर, कंक्लूजन ये निकला सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर वेक्टर आएगा वो हमेशा 2kp बाय आर क्यूब आएगा, 2kp बाय आर क्यूब आएगा। आर की पावर 3 देख के हमारा दिमाग ठनका, हमको ये समझ में आया कि पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से जो होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, आर स्क्वायर होती है, आर स्क्वायर होती है, बट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी का क्यूब होती है। दूरी के क्यूब का मतलब क्या है? इट डिग्रेड्स रैपिडली विद डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज से दूरी बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तेजी से गिरती है, उसके मैग्नीट्यूड में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है, डिक्रीज हो जाता है। बट इफ यू स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आप डाइपोल के बारे में बात करें तो दूरी की पावर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो और तेजी से घटेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे पॉइंट चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4 टाइम्स हो जाएगा, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डाइपोल से दूरी डबल करने पे 1/8 टाइम्स हो जाता है। 1/8 जो आप हाफ डबल करोगे दूरी, ये 2 नीचे निकल कर आएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 8, और ऊपर वाले में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4। बात समझ में आ गई? तो मुद्दे की बात हमने ये सीखी है कि दूरी को डबल करने पर, पॉइंट चार्ज से दूरी को डबल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता तो है मगर 1/4 टाइम्स होता है। डाइपोल से दूरी को डबल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से घटता है मगर 1/8 टाइम्स हो जाता है और ज्यादा तेजी से डिग्रेड होता है। तो यार देखो इसके पीछे की मैथमेटिक्स या डेरिवेशन आपके सामने है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या किया हमने। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया। व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की नेट इफेक्ट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट सर। सो एक एक करके सबकी वजह से हम लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबकी वजह से लिखा, देखा मैग्नीट्यूड किसका बड़ा किसका छोटा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया और हमारा काम हो गया। आया ना समझ में? मेरा सजेशन है यार वीडियो को रिमाइंड करो और एक बार और ढंग से देखो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी के अभी कर लीजिए इसको कंप्लीट, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे, ठीक है? कर लीजिए, चलिए इसको रिमाइंड करके कंप्लीट। ऑल राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। हम ये बोलेंगे अब इक्वेटोरियल लाइन की बात है सर, यानी कि हम ये बोल देंगे कि हमारे पास, देखो जरा, हमारे पास ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू,
ये है m पॉइंट, ये है n पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी है 2a, सेंटर ऑफ डाइपोल इज o and this distance is a, this distance is also a, all right, and हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन तक जाना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है यार, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब आपने कहा कि हमें इक्वेटोरियल लाइन तक जाना है, तो अपनी इक्वेटोरियल लाइन तो ये रही यार, मतलब हम ये बोलेंगे कि एक्सिस से 90 डिग्री पे और सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होती हुई जो ये लाइन होगी ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। और इक्वेटोरियल लाइन पे सेंटर ऑफ डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पे आर दूरी पे एक पॉइंट P है जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं, ऑलराइट। तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए, जरा गौर से देखिए, M पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे दूर होगी, एंड नाम रख देते हैं इसका E नॉट, से E नॉट। ये किसके बराबर होगा? आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा K मॉड Q। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये दूरी A है, ये दूरी R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो आएगा, तो यहां आ जाएगा K मॉड Q अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, E नॉट। अब आप कहेंगे नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो उसकी तरफ होगी, मगर वो भी होगी तो E नॉट ही, क्यों? क्योंकि सर ये दूरी A है, ये दूरी R है, तो ये दूरी भी बराबर है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो जब दोनों इंडिविजुअल सोर्स चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, पॉइंट की सोर्स चार्जेस से दूरी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी मैग्नीट्यूड बराबर ही तो आएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ है और नेगेटिव चार्ज की तरफ है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए इस ट्राइंगल में ये एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और बाय सीपीसीटी अगर वो फाई है तो ये भी फाई होगा। अब अगर यहां पे एक लाइन खींची जाए तो आप बोलेंगे अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, हियर देयर विल बी ई नॉट कॉस फाई एंड हियर देयर विल बी ई नॉट साइन फाई, ऑल राइट। और अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल फाई हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ये फाई है तो ये फाई क्यों, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। भाई ये फाई है तो ये ऊपर वाला फाई क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई ये फाई है तो ये नीचे वाला फाई क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेसिक ज्योमेट्री ही तो लग गई है ना। फायदा क्या हो गया सर, ई नॉट को रिजॉल्व कर देंगे, इधर बोलेंगे कि ये आ गया ई नॉट कॉस फाई और इधर बोल देंगे कि ये आ गया है ई नॉट साइन फाई, ठीक है। अब क्या बोल पाएंगे, बोलेंगे कि सर ऊपर वाला ई नॉट साइन फाई और नीचे वाला ई नॉट साइन फाई, ध्यान से देखिए ये तो हो गया कैंसिल आउट और आगे वाले ऐड हो गए, तो आप बोलेंगे शेयर जो भी पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो पहले तो 2 टाइम्स ई नॉट कॉस फाई, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, पीछे की तरफ, और ये इधर आ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस पी कैप है, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये आ गया 2 टाइम्स ई नॉट की वैल्यू आपने लिखी K मॉड Q, दोनों के बीच की दूरी अंडर रूट ऑफ, किन दोनों के बीच की दूरी, किसी भी चार्ज से पॉइंट की दूरी, और उसका स्क्वायर। और कॉस फाई, यार ट्राइंगल में से कॉस फाई लिखोगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस इज ए, हाइपोटेनियस इज ये, तो a बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ गया माइनस पी कैप, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए ये आ गया K मॉड Q, ये 2 और a को साथ में लिख दिया हमने 2a, और ये माइनस पी कैप है, और डिनोमिनेटर में देखो क्या आया, डिनोमिनेटर में आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर यहां से हाफ, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ,
और ये रूट से स्क्वायर कट गया यानी यहाँ पावर 1। बेस सेम, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1/2 3/2, 1 + 1/2 3/2। देखो जरा बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से देखिए, फिर लेकर चलते हैं डिस्कशन को आगे। देखो देखो, फिगर भी ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, फिगर का अध्ययन करो, इसको देखो, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। करिए, देख लिया होगा दोस्त, चलें आगे। तो क्या करना है यार, फॉर शॉर्ट डाइपोल्स कैन आई से 2a जो है वो लेस देन r है। सो ये जो r² + a² है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r² ही हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r² ही हो जाएगा। तो तुम बोलोगे देयरफॉर जो EP नेट निकल कर आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू k, ये mod q इंटू 2a, mod q इंटू 2a को आप mod p बोल सकते हैं, एंड इट इज माइनस p कैप। डिनोमिनेटर में अप्रोक्सीमेटली ये r² हो जाएगा और इसकी पावर 3/2, r² हो जाएगा और इसकी पावर 3/2। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है वो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस बाहर आ गया, ये बचा के। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरा का पूरा वेक्टर आ गया, और डिनोमिनेटर में यार ये r³ आ गया, डिनोमिनेटर में ये r³ आ गया, एंड दैट्स द फॉर्मूला। क्लियर है क्या मामला? ये निकल कर आ गया फॉर्मूला आपके पास। एंड एक छोटी सी नोट वाली बात ये भी है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं और इसका मैग्नीट्यूड का रेशो इक्वेटोरियल पॉइंट के मैग्नीट्यूड के रेशो के साथ लेंगे बराबर की दूरी पे, तो ये 2 आएगा। क्योंकि आपने शायद नोटिस किया है पिछली बार जो रिजल्ट आ रहा था वो 2kp/r³ आ रहा था। 2kp/r³ पॉजिटिव साइन के साथ यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में, -kp/r³ यानी माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल से उल्टी डायरेक्शन में, और 2 भी मिसिंग है यानी एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल लाइन पे उतनी ही दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका आधा हो जाएगी। एक्सियल पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल लाइन पे सेंटर से उतनी ही दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल लाइन पे वो आधी हो जाएगी। क्लियर है क्या? देख सकते हैं यार, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को भी मेरा सजेशन है कि एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पेन पेपर लेकर बैठिए। आज केवल मैंने 2 डेरिवेशन करवाई है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तो इसको अभी के अभी आज के आज पैक करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि डरना बिल्कुल भी नहीं है और रिदम ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करने देना, ठीक है। सिलेबस हमारा बहुत जल्दी बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस जुड़े रहिए, डटे रहिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है। बिल्कुल डटे रहो यार, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और उसके अलावा भी किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन हो, ऐसा लगे कि अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई है, क्या होगा, कैसे होगा, इस साल के बोर्ड एग्जाम्स डिलेड हैं, पिछले साल के डिलेड थे, आगे कैसे करेंगे, कोई भी परेशानी बॉदर करे, फील फ्री टू कनेक्ट। ऑलराइट, सो 14 अप्रैल को हमारा बैच लॉन्च हुआ था यार अनअकैडमी प्लस पे, काफ़ी बच्चे उसमें आके जुड़े, आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। फिजिक्स वाया कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूं। अनअकैडमी प्लस में अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है, लाइव क्लासेस तो होती ही हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी प्लानर भी मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी होती है, ठीक है जी। आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी का यार एक बहुत अच्छा फीचर है, जिस फीचर का यूज़ करके घर बैठे पढ़ाई करते टाइम आप अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है? क्या स्टेप्स होंगे उसके वो आपकी नज़रों के सामने हैं। इसको यार ट्राई मारना, मज़ा आएगा तुमको, ठीक है ना। और रिदम नहीं टूटता इससे, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, डाउट्स आते हैं, उनकी इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन कोई दे दे, इससे बढ़िया और क्या चाहिए, ठीक है ना। यूसैट यानी अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो है, इसके रिजल्ट्स के बेसिस पे भी आपको ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जिनकी डिटेल मैंने अटैच कर दी है। इसके अलावा अनअकैडमी प्रोडिजी और ये जितने भी बैचेस यार अप्रैल में लॉन्च हुए हैं ना, उनकी डिटेल है, जिसमें से ये रहा हमारा बैच एम 2022। इसके अलावा भी बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारे टीचर्स इस देश के बड़े बड़े टीचर्स भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो किसी का भी बैच ले सकते हैं। और वैसे भी कोई एक बैच अगर आप देखते ही हो तो उसके साथ बाकियों के भी एक्सेस आपको मिल जाते हैं, जैसा मैंने बताया। सो अनअकैडमी प्रोडिजीज के थ्रू यार अब ये तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है, मुझे लगता है अनअकैडमी प्रोडिजी के थ्रू आपको
नाइट राइडर्स की टीम से मिलने का मौका मिल रहा है। स्कॉलरशिप्स काफ़ी ह्यूज हैं। इसके अलावा आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो रैंकिंग भी होती है आपकी, स्कॉलरशिप्स भी आपको मिलते हैं। अप्रैल 24 टू 25, अप्रैल 24 और 25 पे टेस्ट है। जब 11 बजे ऑनवर्ड्स होगा, इनरोलमेंट उसकी आप अभी कर सकते हैं। इनवाइट कोड में आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी आपको लगे, मुझे ऐसा लगता है कि यार टेस्ट देते रहने चाहिए। एग्जामिनेशन देना और उसको क्रैक करना ना, ये एक तरीके की आर्ट है, तो इस आर्ट को ना मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है ना। तो रेगुलर इंटरवल्स पे एग्जाम तो देते रहने चाहिए। पढ़ाई थोड़ी कम भी हुई है तो भी एग्जाम दे देना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होता उसका, ठीक है। सो क्या क्या स्कॉलरशिप्स में मिल सकते हैं आपको वो आपके सामने हैं। और इसके अलावा हर बैच के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कौन कौन सी क्लासेस के लिए क्या है, 10 से जो बच्चे 11th में गए हैं, 9 से 10th में गए हैं, 8 से 9th में जा रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स, आई एम अटैचिंग देम विद द क्लास नोट्स। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द लिंक। ऑल राइट, यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप, वहाँ आपको क्विजेस, टेस्ट, स्पेशल क्लासेस सभी की डिटेल मिल जाएगी और हम डायरेक्टली कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। एंड थैंक यू सो मच यादगार सीरीज़ को साथ जुड़ के और यादगार बनाने के लिए। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है यार। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचाएं जिससे सभी बच्चे सीख सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। अगली मुलाकात में गॉस थ्योरम के साथ करेंगे एक नई सी शुरुआत। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर जेई मेन एंड एडवांस भी हम डील करेंगे। सो अगली क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत एफिशिएंट भी होने वाली है हर बार की तरह। तो जितना कुछ अभी तक पढ़ाया है यार उसको रिव्यू करके रखना। ऑल राइट, चलो, ऑल द बेस्ट।